तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, मैं हूं किरण जुनेजा और आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। एक एक्टर के चेहरे पर कई मुखौटे होते हैं। क्या एक्टर इन मुखौटों के पीछे कहीं खो जाता है? आइए आज इन मुखौटों को हटाकर हम असली एक्टर को जानने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अपने गेस्ट से। कोशिश से कामयाबी तक। राजकुमार राव एक उम्दा और होनहार कलाकार, कम उम्र में तेज रफ्तार से अपनी अनूठी पहचान बनाकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गया ये युवा कलाकार। गुड़गांव शहर के रहने वाले इस नौजवान ने पूना की FTII से एक्टिंग कोर्स कर सन 2010 में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शानदार शुरुआत की। दिबाकर बैनर्जी की फिल्म लव, सेक्स और धोखा से अपना फिल्मी करियर स्टार्ट कर अपना हुनर दिखाया और फिर रागिनी, MMS, तलाश, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, सिटी लाइट, क्वीन, हमारी अधूरी कहानी, काय पोचे जैसी फिल्मों से उनका नाम और काम लोग जानने लगे। मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए, उसकी ढूंढना मेरे हाथ में। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक नहीं मिलने दूंगा इन्हें मैं। शाहिद फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड देकर उन्हें नवाजा गया। उनकी इस कामयाबी की कोशिश कैसी रही? आइए मिलते हैं खुद राजकुमार राव से। कोशिश से कामयाबी तक। तो ये थे राजकुमार राव। आइए अब उनसे मिलते हैं। राज, हेलो, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कब हॉट सीटर। थैंक यू। तो राज, मैं तो वैसे भी आपको जानती हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ आपके बारे में, लेकिन आज हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपके बारे में बहुत कुछ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप गुड़गांव के रहने वाले हैं, ठीक है? तो जब आप बचपन में स्कूल जाते थे, पढ़ते थे या जहाँ भी जाते थे, आपको कभी ऐसे लगा कि क्योंकि मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो एक एटीट्यूड का डिफरेंस रहता है लोगों में? वो तो नहीं पता, पर जैसा आपने कहा कि गुड़गांव एक बहुत ही छोटा सा शहर था, एक बहुत ही उसको लोग गाँव की तरह ही ट्रीट करते थे। कि जब हम कहते थे गुड़गांव से हैं तो लगता था कि एक हरियाणा के किसी गाँव से हैं। पर अभी 10-15 साल बाद जो हालात चेंज हुए हैं, पहले हम सब लोग पार्टी करने के लिए दिल्ली जाया करते थे। दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर लगता था कि वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के मॉल्स। पर अब हालात ये हैं कि मैं जब जाता हूँ वापस तो मेरे दोस्त लोग बताते हैं कि हर कोई दिल्ली से अब गुड़गांव आता है। तो अभी जो है गुड़गांव एक बहुत ही बड़ा शहर बन चुका है। इट्स वन ऑफ द मेट्रो सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री। और वहाँ पे सब कुछ है करने के लिए, क्लब्स हैं, मॉल्स तो हैं ही, सारी MNCs वहाँ पर हैं। तो अब बहुत ही प्राउडली आप कहते हैं कि आप गुड़गांव से हैं, तो एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। हाँ। अच्छा, जब आप वापस घर जाते हैं, अब जब घर जाते हैं तो कैसा फील होता है? उसी घर में रह रहे हैं जहाँ पले बड़े? मैं उसी घर में रह रहा हूँ। थोड़ा सा घर अलग हो गया है, बिल्डिंग चेंज हो गई है, रेनोवेट हो गया है अलग तरीके से, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। तो एक बहुत ही बड़ा घर था, एक बहुत बड़ा। कितने लोग रहते थे जॉइंट फैमिली में? हम लोग 6 भाई बहन थे। मेरे एक ताऊजी हैं, एक चाचा जी थे और ग्रैंड पेरेंट्स और माय ओन फैमिली। हम सब लोग साथ में रहते थे, साथ में सब बड़े हुए, साथ में लड़ाइयाँ की, शैतानियाँ की, जो भी सीखा साथ में सीखा। हाँ। तो अब आप बॉम्बे आ गए हैं, आपके पेरेंट्स को कभी लगता है कि उन्हें बॉम्बे शिफ्ट हो जाना चाहिए? नहीं, वो लोग कभी शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया ही वहाँ पर है। उनका जो कहते हैं पूरा नेबरहुड, जितने भी लोग जानकार हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, वो सब गुड़गांव में है। तो आई रियली डाउट कि वो बॉम्बे, क्योंकि बहुत ही अलग एक शहर है, बहुत ही फास्ट है और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, टाइम नहीं, और घर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। गुड़गांव में हम एक बहुत बड़े घर में सब रहे हैं, तो उनके लिए आई थिंक एक बहुत ही कल्चरल शॉक होगा यहाँ पे आके रहना और यहाँ के फिर से एक ज़िंदगी को शुरू करना। लेकिन आप फ्रीक्वेंटली जाते हैं दिल्ली, काफ़ी फ्रीक्वेंटली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एटलीस्ट 6-7 महीने में एक बार जा पाऊँ।
जब भी वक्त मिलता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जाना और वापस अपने उन सब दोस्तों से मिलना जो जिनके साथ बड़े हुए हैं और स्कूल में जिन्होंने देखा है ये सपना मुझे देखते हुए। जब स्कूल में थे हम बातें करते थे कि मुझे एक्टर बनना है और कोई और कहता था मुझे ये बनना है, तो वो सब आप वापस मिलते हैं और मतलब एक पुरानी नॉस्टैल्जिक सी एक यादें हैं हम सब की। और कोई भी आपका फ्रेंड ऐसा है जो आपके साथ पला बड़ा हुआ और इसी फिल्म लाइन में आया हो? नहीं, हम 3 लोग थे, 3 बेस्ट फ्रेंड थे हम, दिल चाहता है टाइप्स, जिसमें से मुझे एक्टर बनना था हमेशा से स्कूल में। एक फ्रेंड था उसको सिंगर बनना था और एक था उसको मॉडलिंग करनी थी। वो दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी अलग चल रही है, एक के हम टच में नहीं है। अच्छा, कहते हैं जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत डेयरिंग होते हैं और हम रिस्क ले लेते हैं लाइफ में और हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है आपकी ज़िंदगी में जो हमें बता पाएंगे? ऐसे बहुत इंसिडेंट है। मैं तो एक बहुत ही एडवेंचरस सा चाइल्ड था, बहुत ही क्यूरियस था मैं बचपन में। मुझे सब कुछ जानने का बहुत मन था कि तो मैंने हर वो काम किया हुआ है जिनको मैं लोगों को करते हुए देखता था। अगर फिल्म्स की बात करें तो मैं जो भी फिल्म देखता था कभी, तो मैं वो किरदार बन जाता था 1 महीने के लिए। कि मैंने मोहब्बतें देखी तो मैंने वैसे स्वेटर खरीद ली और वैसा चश्मा लेके राज आर्यन बन के घूमता था। फिर मैंने गुलाम देखी तो मैं बॉक्सर बन जाता था। गुलाम का एक किस्सा मुझे याद है, उसमें एक सीक्वेंस है ट्रेन का जिसमें वो 10-10 की दौड़ लगाते हैं ट्रेन के सामने। तो हमने वो फिल्म देखी और हमको लगा कि ये तो करना ही चाहिए, हीरो तो ये करता ही है। तो मैं और मेरे यही 2 दोस्त हमने डिसाइड किया कि हम लोग को वैसा कुछ करना चाहिए। हम बहुत आउटस्कर्ट्स में जाके एक रेलवे ट्रैक के पास गए, पूरा प्लान किया, ट्रेन आ रही थी एंड वी एक्चुअली डिड दैट। बट नाउ आई रियलाइज हाउ स्टूपिड दैट वाज, क्योंकि फिल्म्स में बहुत सारे एक्सपर्टीज होते हैं, एक्शन डायरेक्टर्स होते हैं जिनकी गाइडेंस और आपको जो दिखता है पर्दे पर वो एक्चुअली वैसे तो नहीं किया जाता ना। वैसे शूट नहीं करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। जैसे मैंने जो गलतियाँ की हैं, मैं लकी था बच गया, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। ये सब फिल्म्स में देखने में अच्छा लगता है, उसको बस फिल्म्स में एंजॉय कीजिए। अच्छा, ये बताइए कि बहुत कम लोग होते हैं जो फोकस्ड होते हैं बचपन में। मुझे मालूम है कि आप बचपन से ही आप क्लियर थे, तो ये कोई ऐसा इंसिडेंट था, ये कैसे और किस दिन, मतलब कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम था या कुछ था, या कैसे आपको लगा कि मैं तो एक्टर ही बनूंगा? मैं एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था तो मैं मार्शल आर्ट्स में चला गया था और मैं ताइक्वांडो करता था और मैं काफ़ी नेशनल लेवल्स तक गया, गोल्ड मेडल जीता कई बार। फिर वहीं से डांस की शुरुआत हो गई कि हम कॉम्पिटिशन में जाते थे तो वहाँ डांस कर रहे होते थे लोग, तो मैं भी उतर जाता था। तो धीरे धीरे डांस भी आई थिंक ऊपर वाले ने डांस भी दे दिया। सीखा नहीं, वो आई थिंक बहुत वो गॉड गिफ्टेड था। फिर एक अलग सी आपको एक स्पेशल अटेंशन मिलने लग जाती है जब आप पढ़ाई के अलावा और चीज़ें भी करते हैं। तो वो अटेंशन मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि आपका बेटा बड़ा होशियार है। ये तो हर कोई बोलता है कि आपका बेटा पढ़ाई ठीक करता है और ये डांस भी क्या करता है, मार्शल आर्ट्स में भी है, मार्शल आर्ट भी कर लेता है। आई डोंट नो, वो मुझे आई थिंक उसका खून लग गया था मुझे। फिर मैंने अपना पहला प्ले किया जब मैं क्लास 9th में था और मुझे लगा ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसमें तो मुझे एक हाई मिला एक प्ले करने से, एक्टिंग करने से, ऑन स्टेज लिविंग समबडी एल्सेस लाइफ। ऑफ कोर्स उस टाइम इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, बहुत ही इमेच्योर लेवल पे किया, बट एक बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छी फीलिंग आई। एंड देन ऑफ कोर्स फिल्म्स मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। मेरे पूरे जैसे मैंने कहा जॉइंट फैमिली, हम सब लोग रात को सैटरडे नाइट को 3 फिल्म्स लेके आते थे VHS पे और पूरा सब परिवार, एक बड़ा आंगन था हमारा, उसमें बैठ के हम देखते थे और मुझे हमेशा से लगता था ये एक दुनिया है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको बचपन में ही पता चल गया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली आपने ये एक्सप्रेस किया होगा अपने पेरेंट्स को। तो यूजुअली पेरेंट्स इस एरिया में बच्चों को इनकरेज नहीं करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मैंने एक्चुअली ऐसा कुछ इंसिडेंट कभी हुआ नहीं कि मैंने बैठ के उनको बोला हो कि यू नो गाइस आई थिंक मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। ऐसा कुछ आई थिंक बहुत ही ऑर्गेनिक सा एक रूट था और मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले की प्लानिंग थी कि उन्होंने मुझे पहले मार्शल आर्ट्स में डाला, फिर डांस में किया, फिर उन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक्टिंग आई। मैं क्लास 11th में फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न मैं मेडिकल लेना चाहता था, जबकि मुझे पता था कि मेरे बस की नहीं है। मैं अच्छा स्टूडेंट था, बट मेडिकल में मैं क्यों जाना चाहता था, आई हैव नो आइडिया। मे बी बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स वर डॉक्टर्स। पर वो जैसे मैंने कहा कि ऊपर वाले का प्लान था, उन्होंने मुझे लेने ही नहीं दिया मेडिकल। आई कुड नेवर गेट इनटू मेडिकल। यू ट्राइड? आई ट्राइड बट वो हो ही नहीं पाया। और फिर मैंने कॉमर्स ली। मैं एक डिफरेंट स्कूल में गया जहाँ पे इन चीज़ों को और बढ़ावा दिया जाता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को। वहाँ जाकर मैंने अपने आप को और एक्सप्लोर किया एज एन आर्टिस्ट, डांस में, स्टेज शोज़ में। तो आई थिंक मुझे अब मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि ये एक पूरा प्लान था, एक कहते हैं आपकी डेस्टिनी होती है, एक ऊपर वाले का प्लान था जो मैं स्कूल में गया और फिर वहाँ से फिर थिएटर की शुरुआत हुई। अच्छा, अब जब आपको क्लियर था कि आपने अल्टीमेटली एक्टर ही बनना है, तो भी आपने कॉलेज किया?
दिल्ली में, तो फिर आप कॉलेज क्यों गए? आप मतलब आपने सीधा एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई किया? मुझे लगता था कि मैं बहुत सीखना है मुझे, अभी बहुत इमेच्योर लेवल, मैं स्कूल लेवल पे प्लेस कर रहा था और एक्टर बनना था, भाई मेडिकल लूँ चाहे नॉन मेडिकल लूँ, एक्टिंग में ही जाना था। पर मुझे लगता था कि मुझे बहुत सीखना है अभी जिस तरह का काम मैं करना चाहता था वो उस लेवल तक मैं बिल्कुल कभी था ही नहीं। हाँ। तो इसलिए मैंने थिएटर की शुरुआत की दिल्ली से, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं होता कि आप कहीं और चले जाएं। हाँ। गुड़गांव में रह के आप दिल्ली में थिएटर करते हैं और दिल्ली में बहुत अच्छा थिएटर होता है। तो मैंने दिल्ली में थिएटर किया 3 साल, 2 साल मैं श्री राम सेंटर में था आफ्टर क्लास 12th। उसके बाद 1 साल एक प्रोफेशनल रेपेटरी कंपनी है थिएटर की, उनके साथ था और साथ में अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था कॉलेज में, और कॉलेज में भी थिएटर कर रहा था। तो ज़िंदगी सिर्फ एक्टिंग और थिएटर और स्टेज इसी के बीच चल रही थी। फिर लकीली इंस्टीट्यूट FTI जो है पुणे में, फिल्म इंस्टीट्यूट, उनका एक्टिंग कोर्स शुरू हो गया फिर से 2004 में। और 2005 28 साल के बाद 28 साल के बाद। हाँ। और 2005 में मैंने ग्रेजुएशन खत्म की। और जैसे मैंने कहा कि वो जो मैं गॉड्स प्लान बात कर रहा हूँ, आई थिंक वो भी यही था कि एक्टिंग कोर्स रीस्टार्ट हुआ, मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई और मैंने उसके लिए अप्लाई किया। हाँ। और लकीली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। मुझे आप बहुत मेथोडिकल और बहुत प्लान्ड टाइप के पर्सन लगते हैं। आप पूरी लाइफ को अपना प्लान करना पसंद करते हैं, इज इट ट्रू? एक्चुअली मैंने एज सच प्लान नहीं किया था बहुत सीरियसली कभी भी। मेरे सामने जो था मैं बस वो करता चला गया। जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की और थिएटर किया 3 साल, तब भी मुझ में ये विश्वास नहीं था कि मैं शायद मुंबई आ जाऊँ और एक्टिंग में ट्राई करना शुरू कर दूँ। मुझे था कि और सीखना है अभी अपने आप को, और अभी मैं निखार सकता हूँ एज एन एक्टर। वो तो एक लाइफ टाइम प्रोसेस भी है। तो FTI का जब एक्टिंग कोर्स खुला तो मैंने देखा कि किस तरह कितने बड़े बड़े दिग्गज जो हैं उस इंस्टीट्यूट से निकले हैं, बीट नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी एंड शबाना आज़मी, जया बच्चन। तो मुझे था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है हमारे देश में जो फिल्म एक्टिंग के ऊपर बहुत ध्यान देता है, और मुझे हमेशा से फिल्म्स में आना था, वही हमेशा से पैशन था। तो इसलिए मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। इसलिए नहीं कि मैंने प्लान किया कि मैं यहाँ से सीख के जाता हूँ, इसलिए कि वो ऑप्शन था मेरे पास कि मैं अपने आप को और निखारना चाहता था एज एन एक्टर। तो वो जो 2 साल रहे उस इंस्टीट्यूट में, आई थिंक वो दैट चेंज्ड माई लाइफ। उसने बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में बदल दिया और मैंने एक्टिंग को बहुत गहराई में जाना, बहुत गहराई से सीखा, बहुत इंटरनेशनल वर्ल्ड सिनेमा देखा और बाहर की परफॉर्मेंसेस, बाहर लोग कितनी शिद्दत से काम करते हैं, कितना पैशन है, उन चीज़ों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। आपने बहुत बाहर की फिल्में देखी, तो ऐसा कौन सा डायरेक्टर या एक्टर है इंटरनेशनल जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? मुझे एक जो नाम जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है वो है डैनियल डे लुइस। वो 3 टाइम्स अकेडमी अवार्ड विनर एक्टर हैं और उनका जो पैशन है अपने काम के लिए, परफॉर्मेंस तो है इवेंचुअली वो तो अच्छी है ही, लेकिन उनका जो प्यार है अपनी कला के लिए, उससे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ कि वो 4 साल में एक फिल्म, 5 साल में एक फिल्म करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो वो 2 साल बस उसी के जीवन जीते हैं उस किरदार का, और उनको बाहर आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। फिर वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कहीं कारपेंट्री करते हैं यूरोप के किसी छोटे से फार्म हाउस में लेके, कभी कॉबलर बन जाते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी प्योर। आपको लगता है कि रियली इतने साल अपने आप को इस फील्ड में एजुकेट करना चाहिए, या आपको लगता है कि 2-3 साल के बाद एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको कहीं ज़्यादा आगे ले जाएगा? एक्चुअली कोर्सेज तो 3 साल के हैं ऑफिशियली, बट बाय द टाइम स्टूडेंट पास आउट, आई थिंक समटाइम्स इट बिकम्स 4 years and 5 years। वो अपनी एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कई बार उनको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। एक मशीन होती है, उस पर 10 स्टूडेंट होते हैं, तो उसकी वजह से भी टाइम लग जाता है। उसकी सबकी अपनी एक वजह है। आई डोंट थिंक कोई भी चाहेगा कि वो 6 साल एक इंस्टीट्यूट में बैठा रहे। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आई थिंक एक डिसिप्लिन आ सकता है। हाँ। इन चीज़ों में आपका 3 साल का कोर्स आई थिंक 4 साल में ख़त्म हो सकता है मैक्सिमम। पर है कई लोग 6 साल 7 साल लग जाता है, बट वो बहुत रेयर केस होता है। ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट वहाँ 6 साल 7 साल लेता है। 4 साल आई थिंक मैक्सिमम, 3 साल ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो 3 साल में करके निकल गए हैं। तो आई थिंक इट्स अप टू यू कि आप कितना वहाँ पे जल्दी टाइम करना चाहते हैं, और वो जगह भी ऐसी है कि वहाँ से आपको निकलने का मन ही नहीं करता है। इसके बारे में कुछ और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें लेनी है छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं राजकुमार राव से। जब आप इंस्टीट्यूट से बाहर आते हैं, यहाँ आते हैं, तो एक रियलिटी हिट्स यू। आपको पता चलता है कि स्टूडेंट लाइफ में और रियल लाइफ में एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत फ़र्क है। तो आपको ये फ़र्क महसूस हुआ जब आप इंस्टीट्यूट से यहाँ आए? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि इंस्टीट्यूट होता है वो बहुत ही सिक्योर प्लेस होता है। आप 4 दीवारी के बीच में, आप अपने दोस्तों के पीछे हैं और एक सिक्योरिटी का एहसास है, फ्रीडम है आपके पास, किसी को आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, कोई पैसों की टेंशन नहीं है।
पर मेरे साथ बहुत उल्टा हुआ। मैं जब इंस्टीट्यूट में था तो मुझे एक्चुअली लोगों ने कभी कास्ट नहीं किया अपनी फिल्म्स में। क्यों? तो आई हैव नो आइडिया, आई कांट से रियली। इंटेंसिटी आपकी पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्यों नहीं। मे बी दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, उसमें आप काम करते हैं। और मैं आई वाज ऑलवेज वेरी लाइक वर्क टू, आई वांटेड टू लर्न एंड आई वांट टू जस्ट वर्क ऑन माय एक्टिंग, जो भी रीज़न रहा बहरहाल। तो फिर जब मैं शहर आया, मुंबई आया, तो मेरे अंदर वो नहीं था कि मुझे इतना मैंने काम किया हुआ है पीछे और क्या क्या है। मैं अपनी एक छोटी सी मैंने शोरील बनाई, जो मेरे यहाँ मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं देव, सिनेमाटोग्राफर हैं, उन्होंने मेरे साथ सिटी लाइट्स में काम किया है। वो मैं बहुत काम करते थे साथ में, कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाते रहते थे। तो उसी का मैंने काट के एक शॉर्ट अपनी एक शोरील बनाई 5 मिनट की, उसी को लेके मैं शहर में आया था मुंबई में। और सब कास्टिंग डायरेक्टर्स को दिखाता था कि ये मेरा काम है, अगर आपको लगता है तो। कुछ लोग इम्प्रेस भी होते थे, कुछ लोग कहते थे कि हाँ बुलाएंगे, एंड यू नो हाउ इट इज, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। यहाँ कोई ना नहीं कहता है, यहाँ कोई ना नहीं लगता है पता नहीं कब कौन स्टार बन जाए। जी 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 जी। तो वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस था, एक स्ट्रगल थी कुछ 1.5-2 साल की उसमें। पर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि शायद बात नहीं बन रही है या कैसे होगा। उसमें आई थिंक बहुत बड़ा हाथ फैमिली का भी है, उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया। पर वो 1.5 साल 2 साल जब आप यहाँ थे और आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो आप सर्वाइव कैसे कर रहे थे? मतलब फाइनेंशियली क्या सपोर्ट सिस्टम था? आई थिंक फैमिली वाज द ओनली सपोर्ट सिस्टम, उनके अलावा कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं था। आपने कुछ मॉडलिंग, लोग बहुत कुछ करते हैं, यू नो। नहीं, मुझे लोगों ने कहा टीवी कर लो, टेलीविजन कर लो या कुछ और कर लो, पर मुझे जैसे मैंने कहा हमेशा से फिल्म से ही प्यार था और अपने आप को बड़े पर्दे पर ही देखना था। तो मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं किया और फैमिली ने सपोर्ट किया। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि मैं एक बहुत पॉश गाड़ी में घूम रहा था उन स्ट्रगलिंग डेज में। मैं भी बहुत लिमिटेड उसमें लाइफ जी रहा था अपनी, कि जितना चाहिए उतना ही करो, लेकिन फैमिली के बिना नहीं हो पाता। लेकिन कभी ऐसा मुझे कभी निराशा हाथ नहीं लगी कि शायद नहीं हो रहा है, या लोगों ने कहा कि अरे तुम क्यों आ गए हो। सब लोग ने मुझे हमेशा बहुत ही हौसला अफजाई की कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है तुम्हारा, मे बी शायद तुम सूट नहीं होते हो इस पार्ट में, या कुछ नेक्स्ट फिल्म में देखेंगे। तो वो एक हमेशा से एक उम्मीद जो थी, एक होप जिसको कहते हैं, वो हमेशा से थी मेरे साथ। अच्छा, पहला ब्रेक तो मुझे दिबाकर बैनर्जी, जिनके साथ आपने भी काम किया है, उनके साथ ही मिला। उनकी पहली फिल्म थी बाय द वे मेरे साथ। आई नो ऑफ कोर्स, एंड वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, खोसला का घोंसला। और आपकी पहली फिल्म उनके साथ? जी, और मेरी पहली फिल्म उनके साथ थी। तो मैं एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने कि दिबाकर बैनर्जी एक फिल्म प्लान कर रहे हैं और कुछ डिजिटल फिल्म है, फर्स्ट फिल्म डिजिटल फिल्म ऑफ दिस कंट्री, और वो न्यू कमर्स को लेना चाहते हैं। सो आई थॉट कि दिस इज़ माय गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और ये मैं खोना नहीं चाहता था। तो मैंने वही सिलसिला शुरू किया उनके ऑफिस के चक्कर काटने का। ऑफ कोर्स उनसे तो नहीं मिल पाया, अब पता लगा कि कास्टिंग डायरेक्टर हैं अतुल मोंगिया, तो उनसे जाके मिला। उन्होंने कहा पिक्चर्स मेल कर दीजिए, कोई कॉल नहीं आया। फिर पिक्चर्स मेल किए, तो उनको मैंने बहुत नैक किया टिल द पॉइंट उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, टेस्ट दे दो, इतना परेशान मत करो। और मैंने टेस्ट दिया और आई एम लकी, एंड आई थिंक आई एम लकी कि मुझे उसी दिन कॉल आया और उन्होंने बोला कि दिबाकर ने टेस्ट देखा आपका आज ही, उनको अच्छा लगा, बट यू विल हैव टू लूज सम वेट। तो मैंने रनिंग शुरू की, थोड़ा वेट कम किया अपना, एंड देन अनदर राउंड आफ्टर 3-4 राउंड्स आई गॉट माय फर्स्ट फिल्म। और वो पहला फ़ोन कॉल जो हर उस एक्टर की जो शहर में आता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जब आपको कॉल आता है और आपको कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन यू गॉट द फिल्म। वाह। अच्छा, आपने यूजुअली आपकी जो फिल्म का करियर रहा है उसमें आपने बहुत अलग हटके रोल्स किए हैं, मतलब हर रोल एक से अलग, लेकिन 2 फिल्में हैं, रागिनी MMS एंड LSD, जिसमें आपका रोल काफ़ी सिमिलर रहा। तो हाउ डिड दैट हैपन? चूज़ करते टाइम आपने ये रियलाइज़ नहीं किया या कोई और वजह थी? नहीं, LSD तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, जैसे मैंने कहा। वो ये पहली फिल्म तो आपको हर किसी को चाहिए होती है, और वो दिबाकर और एकता के साथ मिले उससे, और वन ऑफ द लीड पार्ट इन द स्टोरी, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था मेरे लिए, मुझे लगा। रागिनी का मेरे पास ऑप्शन था। जब रागिनी की मुझे स्टोरी सुनाई, तो एक्चुअली मैं अपने अतुल मोंगिया ही कास्ट कर रहे थे। आई वॉज हेल्पिंग हिम आउट, आई वॉज गिविंग हिम नेम्स, आप इसको बुला लीजिए, इसको बुला लीजिए। बट देन फॉर 6 months दे कुड नॉट फाइंड एनीवन, एंड देन आई थिंक एकता ओनली टोल्ड देम कि व्हाई डोंट यू ट्राई राजकुमार, एंड देन आई टुक इट एज अ चैलेंज कि ठीक है, ऑलमोस्ट सेम लाइन है कैरेक्टर की, व्हाई नॉट इफ आई कैन मेक इट लिटिल डिफरेंट। देन मैंने रागिनी के कैरेक्टर को, उदय को थोड़ा अलग किया, उसको एक स्ट्रगलिंग एक्टर बनाया, उसको बहुत लेक्चरर्स बनाया और बहुत ही रॉ बनाया, बहुत रफ था वो। एंड देन इट वाज अ हॉरर फिल्म, तो मुझे वो भी एक इमोशन एक्सप्लोर करना था कि कितना मैं रियल, जब आप डरते हैं, हाउ डू यू फील रियली स्कैर्ड इन रियल लाइफ, तो उसको मैं बहुत क्लोजली मैं जानना चाहता था। तो ये भी एक रीज़न था उस फिल्म को करने का। जब आप एक रोल को पिकअप करते हैं तो व्हाट डू यू, मतलब जब आप येस बोलते हैं तो क्या कंसिडर करते हैं? इज़ इट द डायरेक्टर, इज़ इट द स्क्रिप्ट, इज़ इट कास्टिंग, को एक्टर कौन है? आई थिंक इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए हमेशा कहानी रही है।
अगर मैं कोई स्टोरी जब मैं पढ़ता हूँ और इफ़ माई हार्ट से जस्ट से यस टू इट, आई जस्ट से यस टू इट। मैं कोई बहुत ज़्यादा डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ कि ये फिल्म करने से शायद मुझे वो फिल्म मिल जाएगी और ये मेरा मार्केट वैल्यू, वो सब मुझसे हो नहीं पाता है। क्वीन के साथ वैसा ही हुआ था। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे विश्वास था कि ये एक बेहतरीन फिल्म बनेगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर आल्सो आपका छोटा रोल था। यस, ये एक बेहतरीन फिल्म बनेगी एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म देन टू डू अ बड़ी बिग फिल्म बैड लेकिन फिल्म। हीरो यस, हाँ, करेक्ट। हाँ, सो वही रीजन था कि मैंने क्वीन और वासेपुर जैसी फिल्म्स भी की। कंट्रोवर्सी मतलब ये है कि आप एक तरफ से आप एक्टर बनना चाहते हैं और हर एक्टर इसलिए बनना चाहता है कि मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ, मुझे लोग देखें, मेरे ऑटोग्राफ्स लें, यू नो मैं बाहर आऊँ तो लोग वाओ करें। एंड ऑन द अदर हैंड आप एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी जो प्राइवेट लाइफ है मैं प्राइवेट रहूँ, मुझे कोई पहचाने नहीं, मैं रोड पे नॉर्मल चल सकूँ। तो ये दो तो हो नहीं सकते। आई नो इट्स इम्प्रैक्टिकल बट मैं एक्चुअली यही चाहता हूँ कि मैं इस देश का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स के नाम से जाना चाहूँ आने वाले टाइम में। लेकिन जब मैं बाहर निकलूँ तो लोग ये कहें कि एक एक्टर है बहुत अच्छा, पर मुझे कोई पहचाने ना, मैं अपनी आम जिंदगी को जी पाऊँ, मुझे जो करने का मन है मैं वो कर पाऊँ। आई नो इट्स इम्प्रैक्टिकल, ये पॉसिबल नहीं है बट दैट्स व्हाट आई विश। लोगों को ज़िंदगी भर निकल जाती है और नेशनल अवार्ड नहीं मिलता। बड़े बड़े एक्टर्स हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छे मतलब सेलिब्रिटीज़ हैं, बिग स्टार्स हैं, लेकिन उनके पास नेशनल अवार्ड नहीं है और आपने पहले 2 साल में ही नेशनल अवार्ड जीत लिया। तो क्या फीलिंग थी, कैसा लगा आपको कि मतलब सडनली आपको ऐसा लगा कि मेरी झोली में कैसे गिर रहा है ये सब? एक्चुअली ये आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि आपको एक कितनी बड़ी उपलब्धि से नवाजा गया है। आपके जो आसपास के लोग हैं, जब आप उनके चेहरे पे जो खुशी देखते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि शायद कुछ अच्छा हुआ है मेरी लाइफ में। हाँ। जब नेशनल, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना ही मैं और ना ही हंसल सर, हम लोगों ने ये फिल्म बहुत ही छोटे बजट में बनाई थी, शाहिद। और हम लोग जब बना रहे थे क्योंकि हम इस कहानी को बहुत दिल से कहना चाह रहे थे, इसलिए हम बना रहे थे। क्योंकि हम लोगों को हमारे पास सिर्फ एक कहानी थी और कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, कोई बड़ा सेट नहीं था। तो आई थिंक वही देखा जजेस ने, ज्यूरी ने उस साल के जो ऑनेस्टी थी फिल्म की वो देखी। और जब ये अनाउंसमेंट हुई कि नेशनल अवार्ड मिला है, ऑफ कोर्स आई वांटेड इट कि मैं तो चाहता हूँ कि हर साल मुझे मिले, क्यों नहीं, पर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो एक खुशी थी, पर एक बहुत ही न्यूट्रल सा एक स्टेट ऑफ माइंड था कि यस थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल। पर जब फैमिली का कॉल आता है और आपके दोस्त यार जो इतने आपसे मतलब 200 टाइम्स ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। आप अपने आप को मेथड एक्टर कहेंगे या आप अपने ही सिस्टम से काम करते हैं? मेथड एक्टर एक्चुअली ये जो हमारा इंस्टीट्यूट का जो कोर्स है मेथड एक्टिंग, जो ली स्ट्रासबर्ग जो न्यूयॉर्क में एक एक्टिंग टीचर थे, उन्होंने ये मेथड एक्टिंग और स्टैनिस्लॉवस्की ने डेवलप किया था। तो उनका जो ये सिस्टम है, एक्चुअली वो सिस्टम जो फॉलो करता है उसको टेक्निकली मेथड एक्टर बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ऐसा हो गया कि आपने दाढ़ी बढ़ा ली तो आप मेथड एक्टर हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं होता है। दोज पीपल आर नॉट कॉल्ड मेथड एक्टर, बट क्योंकि ये चलन बन गया है तो हर कोई अभी मेथड एक्टर बोल देता है उस चीज़ को। तो टेक्निकली येस, आई हैव बीन ट्रेन्ड इन दैट सिस्टम, तो आई एम अ मेथड एक्टर दैट वे। बट कन्वेंशनली इट डिपेंड्स फिल्म टू फिल्म। वो हर फिल्म की अपनी एक अलग डिमांड होती है। कई बार आपको स्पर ऑफ द मोमेंट में जैसा रिएक्ट करने का मन करता है, कई बार किसी फिल्म को बहुत प्रिपरेशन चाहिए होती है, जैसे वो शाहिद हो या सिटी लाइट्स हो। कई बार फिल्म होती है जहाँ पे आपको इन्जॉय करना होता है, वो आपके कैरेक्टर आप रिलेट कर पाते हो। तो वो रागनी है, ऐसी एक फिल्म है, LSD है। लेकिन आप तैयारी करते हैं रोल के लिए? मैं तैयारी ज़रूर करता हूँ, मैं हर कैरेक्टर के लिए तैयारी करता हूँ, क्योंकि मुझे अदरवाइज बहुत जैसे शाहिद के लिए इट वाज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो आप एक्चुअली क्या उस घर में गए जहाँ शाहिद रहते थे? आपने उनके पेरेंट्स से, फैमिली से कुछ बात की जहाँ वो लॉ प्रैक्टिस करते थे, वहाँ आप गए? मतलब आपने कहा कैसे अपने आप को तैयार किया और उसके मैनरिज्म्स, उसके मतलब जो लुक था, किस तरह के कपड़े पहनता था, वो सब आपने क्या स्टडी किया? मैं उनकी फैमिली के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, क्योंकि जब आप एक बायोपिक करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि बहुत से लोग आज उस फिल्म के बाद उस कैरेक्टर को आपके थ्रू ही जानेंगे। तो आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे कंधों पे भी, तो उसके लिए मैं कुछ कमी नहीं छोड़ना चाहता था। तो मैंने उनकी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। उनके छोटे भाई हैं शाहिद के, खालिद, उनके थ्रू मैंने शाहिद को बहुत जाना कि वो क्या पसंद करते थे, कैसे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी रही, वो क्या करना चाहते थे अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। उनके थ्रू मैं जितना जान सकता था मैंने जाना। उसके बाद फिर जिससे मैंने कहा कि फिर एक बस होता है एक एक्टर का अंदर से उसको लगता है कि बहुत मटेरियल जमा हो गया है, बट देन जब एक्शन होता है तो वो उसके अंदर से निकलता है जैसा निकलता है। और आई थिंक शाहिद के केस में वो कॉर्ड एकदम करेक्ट हिट हुआ। शाहिद फिल्म में एक न्यूड सीन भी था। जी।
आप ऑकवर्ड थे या आप एज एन एक्टर आपको फील हुआ कि ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ नहीं, मैं बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं था। हाँ। वो आई थिंक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है वो जो नेकेड सीन है शाहिद फिल्म में, जहाँ शाहिद का एक रिमांड सीन है, वो टॉर्चर हो रहा है शाहिद का। तो आई थिंक मैं बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं था, क्योंकि वो हमने सीन भी काफ़ी एंड में शूट किया था। तो उस टाइम तक मैं एक मेंटल स्टेट में था शाहिद के, जहाँ पे मुझे पता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो मैंने एक्चुअली हंसल सर को बोला कि आई थिंक इस सीन में मैं कुछ नहीं पहनना चाहूँगा, मैं आई वांट टू फील दैट ह्यूमिलिएशन। इट वाज माय सजेशन। मैं वो ह्यूमिलिएशन को फील करना चाहता था, उस पेन को फील करना चाहता था। एंड आई थिंक इट हेल्प मी एज एन एक्टर कि वो जो भी रिएक्शंस आए, जो भी इमोट कर पाया, मैं बहुत ही नेचुरली कर पाया, बिकॉज आई वाज लिविंग इट। मज़ा आ रहा है बहुत बातें करके, लेकिन इस वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं राजकुमार राव से। अच्छा राज, कुछ अब पर्सनल बातें भी कर लेते हैं। पहले तो ये बताइए कि आपने अपना नाम राजकुमार यादव से राजकुमार राव क्यों कर लिया? एक्चुअली मैं जब फिल्म्स में आया तो मेरे करियर अगर आप देखें पहले के, तो सिर्फ राजकुमार है। मैंने कभी भी कोई सरनेम ऐसा यूज़ नहीं किया। पर मीडिया में ऑफ कोर्स एक नाम चाहिए होता है आप लोगों को पहचान के लिए, तो उन्होंने यादव लिखना शुरू किया, जो कि मेरा है, मेरा फैमिली नेम है यादव। और राव भी, हरियाणा में यादव राव इज़ द सेम थिंग, यू कैन यूज़ ईदर ऑफ देम। तो बहुत मिसकम्युनिकेशन था, बहुत ही कन्फ्यूजन था। कई लोग राजपाल यादव लिख देते थे कई बार रिव्यूज़ में। तो आई थॉट इट्स बेटर टू जस्ट रिमूव दैट एंड मेक इट राजकुमार राव। तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं राव सर नेम अभी यूज़ करना चाहूँगा। तो मेरी मदर जो मुझे बहुत टाइम से बोलती थी कि तुम ये कर लो, वो कर लो, एक रिंग ले लो, इनसे मिल लो, और मैं कभी ये सब नहीं करता था। आई डोंट रियली लाइक बिलीव इन दैट। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तो ठीक है, तुम अपने नाम में एक, अभी तुम राव लिख रहे हो तो एक एम डालो। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट, मैंने बोला कि नहीं, एंड देन आई कुड नॉट आर्ग्यू मच एंड शी सेड कि जस्ट डू इट फॉर मी। आई थॉट ओके ठीक है, आई गिव अप एंड देन नाउ इट्स राजकुमार राव। या रोमांस, फर्स्ट रोमांस, सबसे पहला जो आपका प्यार था जिंदगी में, वो किस उम्र में हुआ और किसके साथ हुआ? फर्स्ट लव, हाँ पता नहीं, अब बहुत बच्चे थे, स्कूल में थे, वो पता नहीं लव था कि ऐसे क्रश था या फिल्म्स देख के एक रोमांटिक हीरो की इमेज थी वो कैरी करके घूम रहे थे। क्लास 11th में था मैं जब मैं मुझे मेरा पहला क्रश रहा आई थिंक कुछ 2 साल तक। उसके बाद फिर जब मैंने कहा कि स्कूल के बाद मैं एक्टिंग में बहुत ही ज़्यादा डीपली जा चुका था, तो मुझे और कुछ नहीं दिखता था, तो फिर वो चीज़ें हट गई और अलग हो गई, दूरियाँ हो गई ऑफ कोर्स। तो यही क्लास 11th में रहा। आप एलिजिबल बैचलर हैं, सेटल्ड हो गए हैं, अब आपका करियर हैज़ टेकन ऑफ, यू आर डूइंग वेल, तो शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं और कोई है क्या आपकी ज़िंदगी में? शादी के बारे में तो अभी मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। आई थिंक अभी बहुत साल है, अभी तो सिर्फ काम से ही शादी की हुई है। लेकिन यस, आई एम इन रिलेशनशिप, एक कोई है, पर अभी हम दोनों ही अपने करियर में बहुत फोकस्ड हैं। हम दोनों को अभी शुरुआत की है हमने, बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है, तो इसके लिए अभी शादी का तो बिल्कुल ना ही टाइम है और ना ही मेंटली आई थिंक आई एम रेडी। आजकल के जो एक्टर्स हैं वो एक्टिंग के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं, मतलब कि वो ब्रांडिंग करते हैं, वो इवेंट्स करते हैं, शोज़ करते हैं। तो आपको लगता है कहीं पर एक एक्टर उसकी जो एक्टिंग पे फोकस है वो डाइल्यूट हो जाता है, मतलब कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है, आपको ऐसा लगता है या इट्स ओके? एक्चुअली बहुत मैं इस बारे में सोच रहा था। अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ एल पचिनो की एक बहुत पुरानी फिल्म देख रहा था, तो ये थॉट मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा था, तो हमने सोचा कि उस टाइम में एक्टिंग उस वैसे एक्टर्स आज क्यों नहीं होते हैं, जैसे ब्रांडो रहे, एल पचिनो रहे, हमारे यहाँ दिलीप कुमार रहे, संजीव कुमार रहे। तो मुझे लगा कि शायद यही एक रीज़न है, क्योंकि पहले सिर्फ लोगों को एक्टिंग करनी होती थी और ना ही फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना ये सब PR मशीनरी इतनी बड़ी थी आपके आसपास। आपको सिर्फ एक ही काम करना था, आपको अच्छी एक्टिंग करनी है। तो आई थिंक इसलिए वो जो ऑनेस्टी थी, वो जो प्योरिटी थी एक्टिंग में, वो तब थी। और अब क्योंकि जैसे आपने कहा कि इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको PR आपको हैंडल करना है, इमेज हैंडलिंग अलग होती है, PR अलग होता है, डिजिटल PR अलग होता है, तो सारा ब्रांडिंग है। लेकिन आज आप मतलब एक अलग ही दुनिया है, अलग ही जिंदगी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है अभी, बिजनेस बन गया आई थिंक। बट वही सच्चाई है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कहाँ तक करेंगे ये, मतलब आप ये सब करेंगे या आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे? जिस दिन मुझे लगेगा कि ये सब मेरे काम में इफेक्ट कर रहा है, उस दिन मैं ये सब बंद कर दूंगा। और अगर कोई ऐसा कुछ लिखे आपके बारे में, अच्छा या बुरा, उसका असर होता है? आप डिपेंड करता है कि कितना वो पर्सनल है कि प्रोफेशनल है।
अगर कोई मेरे काम के बारे में कुछ लिखता है तो वो फ़र्क वो उनके अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन एज एन एक्टर आपको पता होता है कि आप आई थिंक आप सबसे बड़े खुद क्रिटिक होते हैं अपने, आपको पता है आपने किस तरह का काम किया है और कितनी ईमानदारी से किया है। तो मैं सबके रिस्पेक्ट करता हूँ, सबके पढ़ता हूँ रिव्यू, पर समवेयर आई नो कि मैंने क्या काम किया है। एक्टर की ज़िंदगी में हमेशा ऐसे टाइम आता है जब कि वो थोड़ा फ्री होता है, क्योंकि ब्रेक्स मिल जाती हैं, एक फिल्म खत्म होती है, दूसरी शुरू नहीं हुई, जो भी है, और सडनली एक दिन आपको लगता है अरे मेरे पास तो कुछ करने को ही नहीं है, बिकॉज आप इतने बिजी रहते हैं और फिर आपके पास बहुत टाइम होता है। तो ऐसे गैप्स को आप कैसे फिल करते हैं? आई थिंक टाइम भले ही ना हो, लेकिन आपको टाइम निकालना चाहिए। अगर आप नहीं निकाल रहे हैं तो बहुत ही एक मोनोटनस ज़िंदगी हो जाएगी, मुझे लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़रूर हर 3 महीने 4 महीने में बाहर जाऊँ। मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसके लिए एक बाहर बहुत घूमता हूँ, यूरोप बहुत घूमता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, और मैं हिंदुस्तान में भी काफ़ी ट्रैवल किया है। मुझे अभी और ट्रैवल करना है, यहाँ को भी बहुत एक्सप्लोर करना है। लेकिन एक पीस जो है ना, जो बाहर, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, वहाँ के लोग बहुत आई थिंक सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। हम हिंदुस्तान में हम लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हम लोग सिर्फ जो कहते हैं ना, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। बस हम उसी थॉट प्रोसेस चलते हैं कि मेरी गाड़ी साफ़ है, भले ही मैंने कूड़ा बाहर रोड पे फेंक दिया है, मेरा घर साफ़ है, भले ही कूड़ा बाहर रहे। स्वच्छ इंडिया भी और बाकी चीज़ें भी। रोड सेंस हमारे में बिल्कुल नहीं है, हर किसी को फर्स्ट आना है रेस में, पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी हमारे अंदर, इतना हॉन्क हम करते रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों है, और मतलब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में कि हमारी आने वाली जो लॉज जनरेशन है बहुत वो स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। हाँ। और हर किसी को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि देयर इज नो पॉइंट, अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं, रेड है सिग्नल, और आप 50 मीटर पीछे खड़े हैं, तो ग्रीन होते ही हॉर्न मत कीजिए। सामने वाले को दिख गया वो ग्रीन हो गया, वो मूव करेगा। बट नहीं, हमको आदत है कि हमने दूर देखा ग्रीन हुआ है तो हम यहाँ से हॉर्न बजाएंगे कि शायद सामने आगे जो 100 लोग खड़े हैं वो तो बहरे अंधे हैं। हाँ। ये आई थिंक एक हम सीख रहे हैं अपने बड़ों को देख के, अपने आसपास देख के, लेकिन इस पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ड्रेस सेंस, क्लोथ्स, इनके बारे में बताइए आप। मतलब आपने कहा कि जब आप यंग थे तो आप अमिताभ को देखते थे तो अमिताभ जैसे कपड़े पहन लेते थे, लेकिन किसी स्टेज पे आपने एक अपना स्टाइल भी तो बनाया होगा ना कपड़ों का। तो व्हाट इज योर स्टाइल? मैं अभी कुछ 2-3 साल से मैं थोड़ा सा इस बारे में कॉन्शियस होना शुरू हुआ हूँ कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। उसके पहले तो मुझे लगता था कि हम एक्टर हैं और हमारा तो काम सिर्फ एक्टिंग करना है, बाकी चीज़ें तो आई डोंट नो, आई नेवर रियलाइज्ड। बट अभी क्योंकि आप बाहर जाते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, आई थिंक एक प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी है। और सिचुएशन के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से आई ट्राई एंड ड्रेस अप। बट मैं कुछ भी कभी भी ऐसा नहीं पहनूंगा जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, एंड और मेरा मूड नहीं है वो पहनने का। जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज डूइंग इट, इट डजंट मैटर, आई हैव टू डू दैट। कोई भी सेलिब्रिटी जो है वो एक मिसाल होता है हमारी कंट्री के लिए या लोगों के लिए। तो आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें संभालनी चाहिए, और कई चीज़ें हैं जो मतलब हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम एक रोल मॉडल हैं। आप इसमें बिलीव करते हैं? यस, आई थिंक क्योंकि लोग बहुत आइडलाइज करते हैं आपको और आपकी बात सुनते हैं। वो कोई भी सेलिब्रिटी हो सकती है, सिर्फ एक्टर या स्पोर्ट्समैन, एनीबॉडी, एनी सेलिब्रिटी। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप देखें आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं सोशली। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोगों ने आपको बहुत रिस्पेक्ट दी है, आपको यहाँ तक पहुँचाया है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी गुड टू देम। तो आप सोशल एरियाज़ में भी कुछ ऐसे बातें कहना चाहेंगे लोगों को, बिकॉज़ आप ये समझते हैं कि आप सेलिब्रिटी हैं और आप जब एक बात कहते हैं तो लोग उसको सीरियसली लेते हैं, चले भले वो कैंसर के बारे में हो या जैसे स्वच्छ इंडिया के बारे में हो। तो ऐसी कुछ संस्थाएं हैं वगैरह हैं जो जिनके साथ आप जुड़ना चाहेंगे, या किस एरिया में आप रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहेंगे? यही जो मैंने कहा, आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न जो बाहर की कंट्रीज़ हमारी कंट्री में है, यही कि एक तो हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है सोशली, और सिविक सेंस नहीं है हमारे अंदर। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हो तो हमारी कंट्री भी बहुत डेवलप हो सकती है, बहुत कुछ आगे जा सकती हैं चीज़ें। बेसिक मुद्दे तो हैं ही, एजुकेशन ऑफ कोर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर कंट्री, वो तो है ही, लेकिन ये एक बहुत ही छोटी छोटी चेंजेस हैं, अगर हम जीवन में अपने ले आएँ तो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आपने फिल्म की थी कायपोचे, जो कि चेतन भगत की एक बुक पे बेस थी, लेकिन उस बुक में आपका कैरेक्टर जो था, उस कैरेक्टर की 3 मिस्टेक्स पे ये स्टोरी बेस थी, लेकिन जब उसको फिल्म में ट्रांसलेट किया गया तो काफ़ी फ़र्क आ गया, मतलब कि आपका रोल थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। आप इस बारे में जानते थे जब आपने रोल एक्सेप्ट किया था, या ये फिल्म के बनाने के दौरान ये सब हुआ? नहीं, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मुझे हमेशा से जानकारी थी कि फिल्म किस बारे में है,
और गट्टू सर जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, अभिषेक कपूर, उनका भी ये था कि ये 3 लड़के हैं और इनकी तीनों की दोस्ती की कहानी है, इट्स अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप। बट एक ऑफकोर्स आपको फिल्म प्रेजेंट करनी होती है, ऑडियंस तक पहुंचानी होती है। तो मुझे ऐसा लगा जो भी, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, क्या रहा कि कि लोगों को दिल में ऐसा रहा कि एक फेस लेके सुशांत के केस में सुशांत को आगे रख के किया गया, पर ऐसा नहीं था। आई थिंक पीआर में जब शुरू हुआ तो तीनों बराबर ही थे, बट सुशांत क्योंकि टेलीविज़न का बहुत बड़ा स्टार था उस टाइम, पवित्र रिश्ता उसका सीरियल था, बहुत हिट था, तो आई थिंक ये एक रीज़न रहा कि मार्केटिंग टीम को मे भी लगा कि शायद ये एक ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा है, एक हमारे पास प्रोबेबली ये मार्केटिंग टीम का डिसीजन था उस वक्त। बट जब फिल्म आई तो आई थिंक तीनों को बहुत ही उससे फ़ायदा रहा और तीनों को ही काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। फिल्म बहुत अच्छी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिल्म का अच्छा होना ज़रूरी है। फिल्म हिट रही, बहुत पैसा कमाया फिल्म ने और तीनों ही अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं। अमित की अभी फिल्म रिलीज़ हुई है, गुड्डू रंगीला, और फिल्म्स आ रही हैं, सुशांत काफ़ी अच्छा कर रहा है, मेरा भी जिस तरह का मैं काम करना चाहता हूँ वो काम मिल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। इतनी सारी फिल्म्स आपने की हैं, उनमें से कोई ऐसा रोल है जिनकी लाइंस आपके साथ रह गई हों? शाहिद की एक लाइन है, वक्त लगता है पर हो जाता है। आई थिंक ये एक लाइन है जो हमेशा मेरे साथ जुड़ी रहेगी, जो मैंने सीखा है शाहिद से कि इट्स ओके, इट टेक्स टाइम बट इट हैपेंस इफ यू आर ट्रू टू दैट। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहते हैं आप? सिर्फ एक्टिंग करते रहेंगे या कुछ और भी सोच रहे हैं, राइटिंग, डायरेक्शन? आई थिंक मैं इवेंचुअली, अभी तो नहीं, कोई प्लान भी नहीं है, लेकिन मैं शायद चाहूँगा कि मैं एक फिल्म डायरेक्ट करूँ कभी आगे अपने फ्यूचर में। एक ऐसी कहानी जो मैं कहना चाहता हूँ वो कहूँ। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। हम बात कर रहे हैं राजकुमार राव से। स्ट्रगलिंग डेज में आप जब आए तो आपने क्या किया? और यहाँ एक कॉन्सेप्ट है पेइंग गेस्ट का, तो पीजी का, तो आप पीजी थे जब आप आए या आपने एक फ्लैट लिया और कुछ लोगों के साथ शेयर किया? नहीं, हम लोग इंस्टीट्यूट से मेरे क्लासमेट थे 2 और, तो हम 3 लोग मिलकर यहाँ पे एक 1 BHK जो 1 बेडरूम हॉल किचन होता है उसमें रहा करते थे। और बहुत ही हॉस्टल की, लोखंडवाला नहीं 4 बंगलोज। 4 बंगलोज। और जैसे आपने कहा बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो हम लोगों ने रियलाइज़ नहीं किया था कि हम लोग उसमें से हम 2 दिल्ली में से थे, तो हम लोग के लिए बहुत शॉकिंग था ये कि इतने से घर के लिए हम लोग को इतना रेंट देना पड़ रहा है, जो कि टफ भी था इन दोज डेज, क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम है, पैसा नहीं होते थे, लेकिन इट वाज फन। हम लोग हॉस्टल की तरह रहते थे, जैसे हॉस्टल में जाते थे तीनों साथ में, वैसे ही खाना बनाना साथ में और ज़मीन पे मैट्रेस लगा के सो जाना, तो इट वाज फन। अच्छा, म्यूजिक में क्या इंटरेस्ट है आपका? म्यूजिक में मुझे लव सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो थोड़े स्लो ट्रैक होते हैं, जिनका अपना एक पेस होता है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि आजकल के गानों में से कौन सा गाना? हमारी अधूरी कहानी का जो टाइटल ट्रैक था, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। ये बताइए, क्लासिकल में आपको कभी इंटरेस्ट नहीं रहा? नहीं, इंटरेस्ट रहा, पर सिर्फ इंटरेस्ट ही रहा, मतलब मैं उसमें इतना डीप नहीं जा पाया। आई थिंक मेरा वो टेस्ट नहीं रहा कभी कि मैं ये क्लासिकल में सुनूं। अच्छा, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि आप शायद डायरेक्शन करना पसंद करेंगे फ्यूचर में, तो किस तरह की किस जॉनर में आप जाना चाहेंगे? किस तरह की फिल्म आप डायरेक्ट करना पसंद करेंगे? और क्या उसकी स्क्रिप्ट आप खुद लिखना चाहेंगे या कोई स्क्रिप्ट अच्छी आ जाएगी तो आप उस पर काम करेंगे? नहीं, आई थिंक मैं खुद ही लिखना चाहूँगा, और मैं एक बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म और मैं आई थिंक रिलेशनशिप्स के ऊपर कोई फिल्म बनाना चाहूँगा। इट कैन बी हस्बैंड वाइफ और अ फैमिली और ब्रदर सिस्टर। आई थिंक ऐसी एक फिल्म जो बहुत ही ह्यूमन हो, बहुत रियल हो, ऐसा कुछ। आज के जो बच्चे हैं उनके लिए आप ऐसा कुछ कहना चाहेंगे उनको कि मतलब जो आपने ज़िंदगी में सीखा हो कि ये चीज़ तो हमें नहीं करनी चाहिए, ये हमें करना चाहिए? आई थिंक ये जो एज पीरियड होता है फ्रॉम 20 to 25, ये बहुत ही क्रूशियल होता है, तो आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, और क्योंकि ये 5 साल की जो मेहनत है उससे आप लाइफ लॉन्ग यू कैन लिव एज अ किंग, और यू कैन लिव एज अ किंग नाउ इन दीज 5 years एंड देन you'll have to live like a beggar। गुड़गांव ऐसे एरियाज़ में ऑनर किलिंग के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है, मतलब कि काफ़ी ऐसी डेथ्स हो जाती हैं, लोग अपनी बेटी को मार देते हैं, बहन को मार देते हैं, बेटे को मार देते हैं क्योंकि वो इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं या जो भी लोअर उसमें मैरिज कर लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक इट्स वेरी सैड एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा होता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी ऐसा मैं कुछ पढ़ता हूँ। आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट दीज गाइज के डोंट डू दिस, यू नो, इट्स नॉट, आई थिंक ऊपर वाले को भी पसंद नहीं है ये। इट्स जो हम कहते हैं ना कि एक लॉ है और उसमें आपको एक फ्रीडम मिला हुआ है कि आपको जो आप पसंद है, जिससे आप
आप अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं आफ्टर 18, व्हेन यूर 18 यूर मैच्योर इनफ टू डिसाइड फॉर योर ओन लाइफ। तो आई थिंक वो होना भी चाहिए कि आप किसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो क्यों नहीं। तो उसमें किसी को मार देना और ये सब आई थिंक ये बहुत गलत है। आर्ट की कोई लैंग्वेज नहीं होती जी। तो आप हिंदी के अलावा और फिल्में जैसे कोई रीजनल हो या कोई फॉरेन फिल्म्स हो या फ्रेंच फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो, आप क्या उन्हें करना पसंद करेंगे? या जैसे आपने कहा आर्ट की कोई लैंग्वेज नहीं है, मैंने अभी एक मराठी फिल्म देखी है किल्ला, जो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन इन माय लाइफ। और मुझे ईरानियन सिनेमा बहुत पसंद है। आई थिंक वो बहुत ही मेच्योर लेवल का फिल्म्स बनाते हैं। तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, मैं अपने आप को एज एन एक्टर हर लैंग्वेज में एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मैं अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, उसकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। ऑफ कोर्स आई हैव टू वर्क लिटिल मोर हार्डर टू लर्न द लैंग्वेज, बट आई एम रेडी टू डू दैट। अच्छा ये बताइए, आपने थिएटर भी किया और आपने सिनेमा भी किया, तो थिएटर एक्टिंग और सिनेमा एक्टिंग में क्या फ़र्क है? जैसा थिएटर में हम कहते हैं कि क्योंकि आप कंटिन्यू एक प्रोसेस चल रहा है, 1-2 घंटे का प्ले चल रहा है, नाटक चल रहा है, उसमें कुछ भी हो सकता है, यू विल हैव टू बी ऑन स्टेज फॉर दैट। फिल्म्स में ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज रीटेक, आप रीटेक कर सकते लेकिन हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि फिल्म्स आसान है। आई थिंक फिल्म एक्टिंग भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको बार बार उसी इमोशन को इमोट करना है। उसके 10 टेक, 20 टेक, 30 टेक हो सकते हैं। तो आई थिंक वो फिल्म्स में हम रीटेक्स में कर लेते हैं रिहर्सल, और थिएटर में वो जो रिहर्सल करते हैं हम 2 महीना एक प्ले की, उसमें हो जाता है। उसमें भी वो टेक्स ही होते हैं जो आप बार बार कर रहे हैं बार बार। अच्छा, एक्टर बन जाने के बाद ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियां आपके पास आती होंगी, ऑटोग्राफ साइन कराती होंगी, तो हाउ डू यू रिएक्ट टू फीमेल फैंस? It makes me happy, of course. It always makes me happy to get the female attention. और जो फर्स्ट ऑटोग्राफ आपने साइन किया था, क्या फीलिंग थी और कहाँ साइन किया था? एक्चुअली ऑटोग्राफ से ज़्यादा अब तो जो जनरेशन है ये सेल्फी जनरेशन हो गई है। True. हर कोई सेल्फी चाहता है। ऑटोग्राफ तो कभी कभी 100 में से कोई एक अच्छी आता लगती है? यू लुक सो बैड, मतलब नो अभी मैंने वो क्रैक कर लिया है, हाउ टू लुक गुड इन सेल्फीज। अच्छा। लेकिन वो अच्छा है, वो थोड़ा टाइम बच जाता है उसमें। ऑटोग्राफ्स इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू समटाइम दे कम ऑटोग्राफ एंड दे डोंट इवन हैव अ पेन। तो सेल्फी आई थिंक इट्स क्विक। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके लिए आते हैं, आपके लिए भी आए होंगे और आएंगे भी, लेकिन ऐसा कोई मंत्र है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जिससे कि इंसान जो वो लो लेवल पीरियड होता है उसमें अपने आप को मतलब हायर लेवल पे रख सके, डिप्रेशन में नहीं चला जाए, प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके? कोई ऐसा कोई मंत्र है जो आप शेयर करना चाहेंगे? ये जो शाहिद की जो मेरी लाइन है, वक्त लगता है पर हो जाता है, आई थिंक यही एक मंत्र है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं पर हो क्यों नहीं रहा है, दैट्स मे बी फॉर गुड ओनली, कि शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं जबकि आप एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। मे बी दे आर 10 पीपल अपार्ट फ्रॉम यू जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ हो रहा है। एंड दिस हैव एक्सपीरियंस्ड। जब भी मैं कई बार ऐसा फेज़ आता है कि आप थोड़े लेजी हो जाते हैं लाइफ में, एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट यूर बैक ऑन योर लाइफ ऑन द ट्रैक्स एंड वर्किंग हार्ड, एंड देन आई हैव सीन रिजल्ट्स। मतलब मैंने देखा है कि 5 दिन के अंदर ही मुझे जो मैं नहीं आ रहा था पहले वैसा सब कुछ होना शुरू हो जाता है, बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड नाउ। तो आपको आज की जनरेशन है तो आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज़ होने चाहिए जिसमें हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, या हमें कुछ पोर्शन अपने कमाई का साइड पे रख देना चाहिए ताकि ऐसे दौर, क्योंकि हमारा कोई सिक्योर्ड जॉब नहीं है, हमारी कोई पेंशन नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए? और अगर है ऐसा कुछ तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। नहीं बिल्कुल, आई थिंक सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और ये बात हमेशा मेरे बड़े बुजुर्ग जो हैं बोलते रहते हैं कि आप कमाओ, स्पेंड करो, एंजॉय करो, ट्रैवल करो, बट सेव सम मनी बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि आई थिंक उन लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है, उन लोगों ने ज़िंदगी से सीखा है कि कैसे सेव करना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं की आई थिंक उन्हीं सेविंग्स की वजह से आज हम लोग भी वो लोग हमें सपोर्ट कर पाए। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ में मानता हूँ कि सेव करना चाहिए। तो इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ पोर्शन अपनी इनकम का मैं किसी भी ज़रिए से उसको सेव कर पाऊँ, be it mutual funds, insurance, property, FDs, in whatever ways. I think it's important to save some money. बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में, लेकिन अब शो ख़त्म होने का टाइम हो रहा है, लेकिन उससे पहले हमें करना है रैपिड फायर। ओह। इनमें से आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है? सिटी लाइट्स, काइपोचे, लव, सेक्स और धोखा? सिटी लाइट्स। अपनी अगली फिल्म इनमें से किस एक्ट्रेस के साथ करना चाहेंगे? दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, आलिया भट्ट? आई थिंक तीनों के साथ। दीपिका भट्ट कपूर, या
ओके, आपके फेवरेट खान, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान? हाँ, बहुत ही टफ से क्वेश्चन है। लेकिन मुझे एक्चुअली तीनों अपनी रीजंस के लिए पसंद है। मुझे शाहरुख, मैं उनसे बहुत बिकॉज मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, वो दिल्ली से हैं, आउटसाइडर हैं, यहाँ के इतना कमाया। आमिर जो है जिस तरह का काम करते हैं, सलमान जो है स्टारडम जो है उनका, आई थिंक तीनों के अलग रीजंस हैं मुझे उनको पसंद करने के। अब फेल हो जाएंगे रैपिड फायर में, जवाब सारे आप सही नहीं दे रहे। अच्छा, अगर आपको इनमें से कोई चीज़ घर पे छोड़ के जानी हो तो आप क्या छोड़ेंगे? वॉलेट, गाड़ी की चाबी या घड़ी, मोबाइल? घड़ी, बिकॉज मोबाइल में आई कैन सी द टाइम, यू कैन सी द टाइम। अगर आपको 70s की किसी हीरोइन के साथ काम करना हो तो आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? वहीदा रहमान, मुमताज़ या शर्मिला टैगोर? वहीदा रहमान। फेवरेट टाइप ऑफ म्यूज़िक? हिंदी फिल्म म्यूज़िक, रॉक, जैज़ या क्लासिकल? रॉक। 60s के ज़माने का आपका फेवरेट डायरेक्टर? गुरुदत्त, वी शांताराम या KL साइगल? गुरुदत्त। 50 से 60 का एक एक्टर जो आपको इंस्पायर करता हो? गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर? दिलीप कुमार। दैट्स इट। लेकिन आपने 2 का जवाब सही नहीं दिया तो मैं आपको 10 पॉइंट्स नहीं दे सकती। हम शो ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी बुक में ऑटोग्राफ देना पड़ेगा और कुछ लाइनें हमारे शो के बारे में लिखनी पड़ेंगी। श्योर। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, तूफानों से। तो यहाँ पर हम अपना शो समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपको यहीं पर एक और नए सेलिब्रिटी के साथ। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से नॉट एट ऑल प्लेजर। आइए, कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। अजीब दास्तां है ये। हाय, मैं हूँ परिणीति चोपड़ा। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है जैसे ये मेरी जिंदगी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी की फिल्म देख रही हूँ। मुझे आपने कई फिल्मों में कई किरदारों में देखा होगा, लेकिन मेरी ये कोशिश कामयाबी तक कैसे पहुँची। मैं टिपिकल जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं जो क्लास में टॉप करते हैं, वो मैं थी। देखिए कोशिश से कामयाबी तक, सिर्फ DD नेशनल पर।